Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. रेडियो जंक्शन के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आ गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम साहित्य के रंग। और साहित्य के रंग में साहित्य के जैसा कि हर बार होता है बहुत सारे रंग बिखरते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं गीतों की, गजलों की, कविताओं की और साहित्य की अन्य विधाओं की। दोस्तों, आज हम कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए। हम आज एक नई परंपरा शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल पर, हमारे इस कार्यक्रम में। और वो परंपरा ये है कि हम साहित्य के कुछ ऐसे लोगों से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है और अपना ही नहीं बल्कि हमारे देश का, हमारे हिंदी साहित्य का नाम काफी ऊंचा किया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से ओम नीरो जी। ओम नीरो जी, मैं आपको बता दूं, ओम नीरो जी वास्तव में एक साहित्यिक संस्था कविता लोक संस्थान के संरक्षक और संस्थापक हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ओम नीरो जी का। स्वागत है ओम नीरो जी आपका। आपका भी स्वागत है। तो हमारे इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सुन चुके हैं, साहित्य के रंग बिखरते हैं, चारों तरफ साहित्य की बातें होती हैं। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे इस कार्यक्रम में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। एक माध्यम से हमारी साहित्य संबंधी विचारधारा लोगों तक पहुंच रही है, ये अति सुखद लग रहा है। तो नीरो जी, हमने आपके विषय में सुना है कि आप मूलतः एक रसायन विज्ञान के अध्यापक रहे हैं। तो रसायन विज्ञान के साथ ये साहित्य का जो मेल है कुछ ठीक नहीं लग रहा, जम नहीं रहा है। ये केवल लग रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि जितनी भी ज्ञान की धाराएं हैं वो सब अंततः एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हैं, और वो है सत्य और आनंद। तो वो विज्ञान में भी प्राप्त होता है और साहित्य में भी प्राप्त होता है। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है तो मुझे साहित्य में रुचि प्रारंभ से ही रही और वो धीरे धीरे मेरे जीवन का अंग बन गया। अंततः मैं ये कहूँगा साहित्य मेरा जीवन बन गया। लेकिन जीविका के लिए जो हमें उचित लगा उन परिस्थितियों में वो मैंने चुना। तो विज्ञान का जो चुनाव किया वो जीविका के लिए किया, और साहित्य तो मेरा जीवन रहा ये सदैव से। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक रसायन विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य का इतना अच्छा साधक बना। और जब विद्यार्थी की हमने बात की तो हमें जैसा कि जानकारी है कि आप रसायन विज्ञान के प्रवक्ता भी रहे हैं और शायद किसी विद्यालय में, कॉलेज में आप प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे हैं। एमएससी करने के बाद में मैं लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी में स्थित एक विद्यालय है, जेपी इंटर कॉलेज, वहाँ मैं रसायन विज्ञान प्रवक्ता के रूप में कार्य करने लगा। और बाद में फिर वहीं मैं प्रधानाचार्य हो गया। प्रधानाचार्य के पद से ही मैं सेवा मुक्त हुआ हूँ। अच्छा, साहित्य में आपका कार्य बहुत ही उल्लेखनीय है। जैसा कि कई सारी पुस्तकें भी हमें सूचना मिली है आपकी आ चुकी हैं, और पुस्तकों के साथ साथ साहित्य में आपने बहुत सारा कार्य भी किया है। मंचों पर भी आप काफी समय तक एक बड़ा नाम रहे हैं। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी मंचों पर जाने की, यानी कविता को मंचों तक लाने की जो परंपरा है वो आपने कहाँ पर शुरू की? मोहम्मदी में रहते हुए हमने एक साहित्यिक संस्था का गठन किया था, प्रज्ञा लोक सृजन संस्थान, और उसके माध्यम से हम कवि गोष्ठी किया करते थे, जिसका उद्देश्य अपनी सुनाना भी होता था, दूसरे की सुनना भी होता था, और दूसरों को भी एक उसके लिए उचित मंच देना होता था। फिर उसी संस्था के माध्यम से बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें कि अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलन भी आयोजित हुए। बाद में हमें वहाँ की स्थानीय रामलीला कमेटी का भी सहयोग मिल गया, और
उसके माध्यम से भी हमारी संस्था ने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए, जिसमें देश के जाने माने सभी, लगभग सभी कवियों को हमने वहां पर आमंत्रित किया है। हमारा उद्देश्य ये रहता था कि उन कवियों को आमंत्रित करना जिससे कि हमारे स्थानीय कवि जो हैं, नवांकुर जो हैं, वो उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और साथ में नवोदितों को भी उस मंच पर पैर रखने का अवसर मिले। तो जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहला अवसर किसी मंच पे पढ़ने का हमारे मंच पर मिला और आज वो देश के एक ऐसे कवि बन चुके हैं जिनकी अपनी पहचान है। बहुत सुंदर, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके द्वारा मंच दिए गए जो कवि हैं आज बड़े मंचों पर अपना नाम स्थापित कर रहे हैं। तो क्या सोचते हैं कि तब के जो मंच थे और अब के जो मंच हैं उनमें कितना फर्क आ गया है, कितना परिवर्तन आया है? जहाँ तक हम याद कर पाते हैं तो कवि मंचों की जानकारी मुझको बहुत बाद में हुई। कविता पहले ही मुझसे जुड़ चुकी थी और कविता का सबसे पहला जो मंच मैंने देखा वो आपको जानकर आश्चर्य भी हो सकता है और वो आश्चर्य अगर होगा तो सुखद ही होगा कि सबसे पहला मंच मुझको जो उस समय विवाह संस्कार होते थे, उन विवाह संस्कारों में 3-4 दिन की बारातें होती थी, 5 दिन की, 3 या 5 दिन की, और उसमें एक दिन एक शिष्टाचार का होता था। शिष्टाचार में विनती पढ़ी जाती थी पंडितों के द्वारा, एक पंडित कन्या पक्ष का, एक पंडित वर पक्ष का, आमने सामने बैठ के विनती पढ़ते थे और उनमें एक तरीके की प्रतिस्पर्धा भी होती थी। लेकिन अंत में उसकी मर्यादा ये थी कि कन्या पक्ष को ही नतमस्तक होना पड़ता था, भले ही वो विद्वता में जीत जाए। तो ये सब देख करके हमको बड़ा अच्छा लगता था, हमारे मन में ये इच्छा पैदा होती थी कि उनकी कविताएं सुन के कि हम भी कविता करें। तो वहां से हमको प्रेरणा मिली, फिर मैं कविता करने लगा और कविता करके मैं सबसे पहले उसी मंच पे मैंने कविता सुनाई है जो वैवाहिक संस्कार में शिष्टाचार के अंतर्गत मंच मिलता था। एक दरी पर 2 पक्ष बैठते थे, उधर कन्या पक्ष, इधर वर पक्ष, और मुझसे चूंकि मैं परिचित हो चुका था तो लोग मुझसे कहते थे, भाई ओम प्रकाश कुछ बना के लाए हो, सुनाओगे? हाँ, दादा बाबा जो संबंध हुआ, और बड़ी खुशी खुशी मैं वहाँ सुनाता था। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है, आत्म प्रशंसा की बात थोड़ी सी इसमें लगेगी कि पंडित लोग सब विनती अपनी सुनाते थे पहले की तैयार की हुई, दूसरों के द्वारा लिखी हुई, कुछ संस्कृत में कुछ हिंदी में। लेकिन मैं जो कविता सुनाता था वो वहाँ की पूरी परिस्थितियों पर होती थी, जो बारात के अंदर घटित होता था उसी को हम उसमें जोड़ करके कविता बनाते थे। तो वो लोगों को बहुत पसंद आती थी, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती थी और वही मंच है जिसने मेरा उत्साहवर्धन सबसे पहले किया। इसके बाद में जिसे काव्य मंच के रूप में आज दुनिया जानती है, उस रूप में पहला काव्य मंच मुझको अपने गांव में मिला। मेरा गांव अलीगंज रहा, तो वहां पर 4 कवियों ने मिलकर के कवि सम्मेलन किया था। वो आज एक भी नहीं है, सब स्मृत शेष हो चुके हैं और उन 4 कवियों के नाम उस समय चोटी पर थे। एक तो वीर ओज के कवि ब्रजेंद्र अवस्थी जी, दूसरे निर्भय हाथरसी जी, तीसरे काका हाथरसी जी और चौथे अवधि सम्राट वंशीधर शुक्ल मनेवरा। और उन 4 के बीच में एक छोटा सा मैं, मेरी उम्र उस समय कितनी रही होगी, मैं इंटर में पढ़ता था और मान कर लीजिए 16 वर्ष के करीब आई थी और मुझको वहां पढ़ने का मौका दिया गया। उस समय नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु पे जब मैंने कविता सुनाई तो मुझे इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली जनता से कि मुझे लगने लगा कि मैं कवि हो गया। और मजे की बात, उस समय लोगों ने नोट भी खूब दिए। तो मैं हाफ पैंट पहने हुए था और उस हाफ पैंट की जेबों में मुझे याद है खूब नोट भरे थे, दाएं बाएं दोनों में। ये मेरा पहला अनुभव है काव्य पाठ करने का। क्या बात है, बहुत सुखद स्मृतियां साझा कर रहे हैं आप हमारे साथ। और निश्चित रूप से बड़ा अगर हमारे युवा सुन रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम को, तो मैं समझता हूं कि उन्हें बहुत कुछ जानने का अवसर आज मिलने वाला है। और नीरज जी, हमने सुना है कि अमूमन ऐसा होता है कि जो ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अमूमन मनोरंजन के लिए या एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आपने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक तरह से एक कविता के विद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया और वहां पर एक कविता लोक नामक संस्था जो कि फेसबुक ग्रुप के रूप में आपने शुरू की और उसमें
ना जाने कितने ही जो युवा रचनाकार थे उन्होंने सीखा और उससे बहुत कुछ अर्जित किया और आज साहित्य के अच्छे नाम उनमें से कुछ आएंगे भी और मैं आपसे पूछूंगा भी किनको आप स्मरण करते हैं। लेकिन ये कहाँ से विचार आया आपको कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को भी हम एक कविता सीखने के मंच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो कहाँ से ये आपके मन में विचार आया? सबसे पहले मैं जब कविता करता था तो नकल करके करता था। किसी को कविता पढ़ते सुना तो उसकी धुन, उसका ढंग वो दिमाग में हम बैठा लेते थे और उसी की नकल करके हम कविता करते थे। यहाँ तक कि पढ़ने में भी उसकी नकल करते थे और मन में भी एक नकल रहती थी, इसको जो सम्मान मिल रहा है हम कुछ ऐसा करें कि ये सम्मान हमको भी मिले। ये ललक मेरे भीतर रहती थी स्वाभाविक रूप से जो। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो जो मैं कविताएं करता था तो जब मैंने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ इधर उधर से शिल्प का, तो शिल्प में मैंने देखा कि वो रचनाएं जो थी उनमें बहुत सी कमियां हमसे रह गईं। उनको मैंने सुधारा। मेरे अंदर ये भावना पैदा हुई कि लोग जो और लिख रहे हैं वो भी लगभग अनुकरण करके ही सब लोग कविता लिखते हैं और अनुकरण करके जो लिखते हैं उसमें कहीं न कहीं चूक हो जाती है। तो जैसे अब हमको ये ज्ञान हुआ है ये सबको ज्ञान हो, या ये कहे माँ शारदा ने जो हमको प्रसाद दिया है ये हम सब में बांटें। इस भावना से 1992 में मैंने एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। संपादन प्रकाशन दोनों मैं ही करता था और उस पत्रिका का नाम था सरस प्रज्ञा। उसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग जुड़े और उन पत्रिका में जो हमारे विशेष कार्यक्रम चलते थे छंदबद्ध कविता को प्रोत्साहित करने के लिए, वो लोगों ने बहुत पसंद किए। और मेरी जो भी उस समय आयु थी, मेरी तुलना में बहुत से वरिष्ठ लोगों ने उस पत्रिका में अपनी भूमिका एक विद्यार्थी के रूप में रखते हुए सीखना प्रारंभ किया। क्या बात है। और उससे हमको बहुत अच्छा लगता था और डरते भी थे कहीं आम भाव ना आ जाए। लेकिन उस पत्रिका से मुझे बहुत ही सफलता मिली, क्योंकि जब हम दूसरों को सिखाने का लक्ष्य रखते हैं तो निश्चित रूप से हम खुद सीखते रहते हैं। और मैंने अपने जीवन भर अगर कभी किसी को सिखाया है तो एक विद्यार्थी के रूप में सिखाया है। जैसे दो विद्यार्थी आपस में बैठ करके संयुक्त अध्ययन करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंबाइंड स्टडी, तो उसी भाव से हमने सदैव कार्य किया है। फिर वो सरस प्रज्ञा 3 साल चलने के बाद में रुक गई, नहीं आगे हम उसको बढ़ा पाए। मेरे मन में टीस रहती थी कि हमारा ये काम हो नहीं पाया। जब हमको ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म मिला और किसी एक मित्र के कहने से मैंने उसमें अपना एक समूह बना दिया कविता लोग, तो अचानक मुझे लगा ये तो एक ऐसा माध्यम है कि हम पूरे विश्व के लोगों से जुड़ सकते हैं। इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इस माध्यम का प्रयोग हम क्यों ना उसी कार्य के लिए करें जो सरस प्रज्ञा में किया करते थे। और वही छंदबद्ध कविता का प्रचार प्रसार मैंने उस कविता लोक समूह के माध्यम से किया। ये अलग बात है कि मुझको जो सफलता मिली वो आशातीत थी, मैंने कल्पना ही नहीं की थी। लोग जुड़ते गए, बढ़ते गए, ग्रुप बहुत बड़ा हो गया। आज हमारे पास उसमें 22,000 से अधिक सदस्य हैं और सब नहीं तो भी एक अच्छे अनुपात में उसमें से सदस्य ऐसे हैं जो कविता में रुचि लेते हैं और छंदबद्ध कविता के लिए समर्पित है। जी, बहुत निश्चित रूप से कविता लोक ने बहुत सारे रचनाकारों को कविता की बारीकियों से अवगत कराया है। तो छंदों की बात आपने की, तो कोई एक छंद हम साथ साथ आपसे बात भी करते रहें और कुछ सुनते भी रहें। तो कोई छंद जो आपका पसंदीदा हो, हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहें? छंद तो बहुत से हैं, अगर शास्त्रीय ढंग से देखें तो इनकी संख्या करोड़ों में है जी। लेकिन कम से कम 1000-1500 छंद तो ऐसे हैं जो कवियों के बीच में प्रयोग में आते रहते हैं। इनमें से एक छंद है सवैया। और सवैया वर्णिक छंद होता है। इसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है और एक एक वर्ण का मात्रा भार, यानी लघु होगा या गुरु होगा, ये भी निश्चित होता है। और देखने में ऐसा लगता है बड़ा कठिन होगा कि वर्ण भी उतने हों, हर वर्ण का मात्रा भार भी उतना हो, तो रचना कैसे होगी। मतलब कहने का आपका अभिप्राय ये है कि अगर अमूमन ये होता है कि अगर हम 2 मात्रा भार ले रहे हैं तो 2 मात्रा भार में हम एक को भी 2 मान लेते हैं, लेकिन वर्णिक छंदों में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए उसमें वर्णों की संख्या निश्चित हो जाती है।
और अगर हम गुरु की जगह 2 लघु का प्रयोग करें, जी, प्रयोग करने की छूट ले लें, तो वर्णों की संख्या फिर निश्चित नहीं हो जाए रहेगी, तो वो वर्णी के बजाय मात्रिक हो जाएगा। जी। तो कोई सवैया हो जाए? हाँ, एक सवैया हम आपको सुना रहे हैं। ये किरीट सवैया है। अरे वाह। और किरीट सवैया में 1 गुरु और 2 लघु को मिलाने से जो एक समूह बनता है, इस समूह की आवृत्तियां 8 बार होती हैं। जी। अगर हम गुरु को गा कह दें, लघु को ला कह दें, तो ये समूह कहलाएगा गालल। शास्त्रीय भाषा में इसी को गण कहा जाता है और ये भगण है। लेकिन इन बातों में अगर न पढ़े तो मोटे तौर से गालल जी एक लघु गुरु की व्यवस्था हुई और इसकी 8 बार आवृत्ति होती है। तो देखिए उससे आवृत्ति से क्या छंद की मापनी बनती है जी। और फिर उसी में छंद भी देखिए, मुझे विश्वास है अच्छा लगेगा। गालल 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 गालल, शांत अगाध नदी बहती, पर क्षुद्र नदी चलती करती रव, बाहर की रव है थमती जब, भीतर बीन तभी बजती नव। क्या बात। बीन बजी लव मात्र कहीं यदि, जीवन कोटि समान वही लव। बीन बजी लव मात्र कहीं यदि, जीवन कोटि समान वही लव। शांति प्रदायिनी बीन वही, सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। शांति प्रदायिनी बीन वही, सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। क्या बात है, बहुत सुंदर सवैया छंद आपने सुनाया और मैं समझता हूं कि आपके इस छंद में बहुत सारे हमारे श्रोता खो गए होंगे और खो ही नहीं गए होंगे, जो नए लिखने वाले हैं उनको एक मापनी पता चली होगी, लय पता चली होगी। तो हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे श्रोताओं को उस लय को समझने के लिए और उस मापनी को समझने के लिए। सुनते हैं एक आपकी पसंद का ही एक फिल्मी गाना। जी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मैं
चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो बहुत ही प्यारा गीत था और इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ते हैं ओम नीरो जी के साथ। ओम नीरो जी, हमें आपके छंदों से रूबरू होने का मौका तो मिला ही, लेकिन आपको आपकी एक पुस्तक तुलसी प्रिया पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो कुछ बताइए हमें तुलसी प्रिया के बारे में। तुलसी प्रिया में गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के जीवन वृत्त को मैंने नई दृष्टि से देखा और उसमें उसको चित्रित किया है। तो मेरा ये मानना था कि तुलसीदास को रत्नावली से अत्यधिक लगाव, गृहस्थ आश्रम के बहुत वर्ष बीत गए, उनके मेरी जानकारी के अनुसार उनके एक बच्चा भी हो गया और उसके बाद भी उनको अपनी पत्नी में इतना अनुराग था कि वो एक नदी को पार करके, बरसाती नदी को पार करके अपने ससुराल पहुंच गए पत्नी से मिलने। तो इतना जब अनुराग था तो इसके माने कि रत्नावली वास्तव में बहुत आकर्षक होगी और इतना आकर्षण केवल देह का नहीं हो सकता है, ये आकर्षण उसके अपने व्यवहार का, चरित्र का और उसके व्यक्तित्व का भी रहा होगा। जी। और इतने सुंदर व्यक्तित्व वाली गुणवती स्त्री अपने पति के लिए कठोर वचन नहीं बोल सकती है और वो भी शैया काल में। जी। जैसा कि किंवदंती है कि हाड़ मास की देहया तामे ऐसी प्रीति, ऐसी प्रीति जो राम में होती न तो भय भीति। इतने कठोर शब्द बोल करके और तुलसीदास को आघात पहुंचाया और वो संत कवि बन गए। ये घटना ऐसी है जैसे कि रत्नावली उनके जीवन में एक रास्ते के पत्थर की तरीके से आई और पत्थर की ठोकर लगी तो आंखें खुल गईं। जी। मैं इसको नहीं मानता हूं। मैंने जो अध्ययन किया दोनों के बीच के संबंधों का, तो ये पाया रत्नावली उनके जीवन में सहायक थी और उन्होंने जो कुछ किया है उसमें उसकी भूमिका एक धनात्मक है, रास्ते के पत्थर के रूप में नहीं है, एक सहयोगी के रूप में, सहचर के रूप में। जी। और इस रूप को मैंने तुलसी प्रिया में प्रकाशित किया है, व्यक्त किया है। क्या बात है नीरो सर। और नीरो जी ने जो तुलसी प्रिया के विषय में बताया है तो हम सबकी जिज्ञासा बढ़ गई है कि हम तुलसी प्रिया से कुछ सुने, कोई चार पंक्तियां या जो आपको पसंद हो उनमें से कोई चार पंक्तियां आप जो सुनाना चाहें तुलसी प्रिया से। हाँ, इसकी ये चार पंक्तियां जो हैं वो बहुत ही चर्चा का विषय रही हैं। जी। उनको मैं चार और पंक्तियों से जोड़ के 8 पंक्तियों में सुना रहा हूँ। ये रत्नावली की एक सहेली है, सखी है, वो सखी कहती है, उसके विचार हैं। जी। मनुज भोक्ता मनुजा है भोग, न्याय यह निराभर सना योग्य,
वरण करके भी मनु जाहे, त्याग कर नर बनता श्रद्धे। क्या बात है। और अब वो पंक्तियां हैं जो सुनाने के लिए ये हमने 4 सुनाई हैं जी। कि भटकना लिख मनुजा के भाग्य, भागना क्या होता वैराग्य। दास तुलसी हो चाहे बुद्ध, दास तुलसी हो चाहे बुद्ध, आचरण है या न्याय विरुद्ध, आचरण है या न्याय विरुद्ध। क्या बात है, आचरण है यह न्याय विरुद्ध। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, और मैं समझता हूं कि हमारे श्रोताओं को पता लग गया होगा कि तुलसी प्रिया क्यों इतनी प्रचलित हुई, क्यों तुलसी प्रिया को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको, गीतिका दर्पण आपकी एक पुस्तक आई है, उसी गीतिका दर्पण पर साहित्यिक संस्था कादम्बरी मध्य प्रदेश से स्वर्गीय गीता देवी काबरा सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मानों का हमने जिक्र किया है। इसके अलावा बहुत सारे आपको सम्मान प्राप्त हुए हैं, किसी दिन हम उन पर भी बात करेंगे, एक विस्तृत चर्चा आपसे होगी। लेकिन फिलहाल आपकी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, और जिस पुस्तक पर आपको सम्मान मिला, गीतिका दर्पण, ये गीतिका शब्द काफी समय तक तो शायद सुनने में नहीं आता था। अचानक से ये गीतिका शब्द सुनने में आया, और हमें पता चला है कि इस गीतिका शब्द के प्रारंभ में, या इस गीतिका, ये क्या है, गीतिका है क्या आखिर, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, जो आप द्वारा ही शुरू की गई है। गीतिका एक गजल जैसी विधा है जी। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि ये गजल बिल्कुल नहीं है। हाँ। गजल से भिन्न है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व है जी। इसका ढांचा केवल गजल जैसा है, और ये 3 बातों के कारण गजल से भिन्न है। पहली बात है हिंदी भाषा की प्रधानता, दूसरी बात है हिंदी व्याकरण की अनिवार्यता, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हिंदी छंदों पर आधारित लयात्मकता। इन 3 कारणों से गीतिका का स्थान स्वतंत्र हो जाता है और अलग हो जाता है। इसमें जो मैंने लय की बात की है जी, वो मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी लय कोई कल्पना कर सकता है, प्रत्येक लय किसी न किसी छंद पर ही आधारित होती है, और इसलिए छंदों का विस्तार बहुत बड़ा है। तो जब हम लय का आधार छंदों को बना देते हैं और उसको आधार बना करके 2-2 पंक्तियों के युग्म लिखते हैं, उनको मिला के एक गीतिका लिखते हैं, तो उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है और हिंदी प्रेमियों के लिए एक मनचाहा आकाश मिल जाता है उड़ान भरने के लिए। आपने अभी सम्मान की बात की, तो मेरा मन ये कहे बिना नहीं रहता है कि चाहे मुझे तुलसी प्रिया के लिए हिंदी संस्थान से सम्मान मिला हो, चाहे गीतिका दर्पण के लिए मध्य प्रदेश की कादम्बरी संस्था से सम्मान मिला हो जी, लेकिन मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा सम्मान वो है जो मुझे पाठकों से मिलता है। क्या बात है। आजकल पाठकों की कृपा किसी पुस्तक पे हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। सही है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पाठकों का इतना स्नेह मिला कि तुलसी प्रिया के 3 संस्करण निकल चुके हैं। आप ये जान लीजिए कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। और गीतिका दर्पण की लोकप्रियता इस रूप में देखी जा सकती है कि आजकल कोई किताब पढ़ने को तैयार नहीं होता है, अगर दी जाए तो रख देता है। बहुत कम लोग हैं जो उसमें से पढ़ते हैं, और इस बात की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि कोई किताब पैसे देकर खरीदेगा जी। लेकिन गीतिका दर्पण के लिए मुझे देश के कोने कोने से आदेश प्राप्त होते हैं और लोग धन भेज करके उस पुस्तक को मंगाते हैं और पढ़ते हैं। मैं इसको बहुत बड़ा पुरस्कार समझता हूं अपने लिए जी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा पुरस्कार है। अगर एक पुस्तक किसी की निकलती है तो उस पुस्तक के भी विक्रय में या मांग में उतनी अधिक उत्साह लोग नहीं दिखाते हैं जितना कि आपने बताया कि 3 संस्करण निकल चुके हैं तुलसी प्रिया के, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो नीरज जी, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आपकी कई पुस्तकें ऐसी भी हैं जो कि मूल रूप से छंदों
के लक्षणों पर आधारित है, यानी कि उन पुस्तकों में छंदों के लक्षण, छंद कैसे लिखें, छंद की विभिन्न विधाएं, उन या कविता की विभिन्न विधाएं, उन सभी पर विचार रखे गए हैं, उन सभी को विस्तार से समझाया गया। तो कोई ऐसी पुस्तकों का आप जिक्र करना चाहें जो पाठक पढ़ सकें और जिनसे वो कविता लिखना भी सीख सकें, और खासकर जो छंद मुक्त कविता की ओर जा रहे हैं वो छंद युक्त या छंदबद्ध कविता की ओर आकर्षित हों और सीख सकें। हमने अभी तक जितने भी काव्य ग्रंथ निकाले हैं, वो संकलन हो या व्यक्तिगत संग्रह हो, सभी मैंने छंद की इतनी चर्चा की है कि छंद के प्रति आकर्षण पैदा हो। और प्राय मेरी प्रवृत्ति रही रचना के साथ ही मैं उसका छांदसिक शिल्प भी देता हूँ, जिससे कि पढ़ने वाले में छंद के प्रति आकर्षण पैदा होता है। जी। मेरी पहली कृत थी कवितालोक। कवितालोक में गीत की जो अलग अलग विधाएं थी, उन पे हर विधा की रचनाएं संकलित करने के पहले उस विधा पर चर्चा की गई थी, जो लोगों ने बहुत ही पसंद की और उससे लोगों ने सीखा, प्रेरणा प्राप्त की। दूसरी पुस्तक निकली गीतिकालोक। इसमें लगभग 300 पृष्ठों की है, जिसमें से लगभग 100 पृष्ठों में केवल गीतिका विधा की चर्चा है, और उसको लोगों ने एक लक्षण ग्रंथ के रूप में अपने पास रखा और मुझसे ये आग्रह भी किया कि एक लक्षण ग्रंथ अलग से निकाल दिया जाए। तब मैंने गीतिका दर्पण कृति प्रकाशित की, जिसमें केवल गीतिका के लक्षण हैं। फिर लोगों ने कहा ये पुस्तक बहुत मोटी है, अगर कोई कम में पढ़ना चाहे, संक्षेप में पढ़ना चाहे, तो ऐसी एक पुस्तक होनी चाहिए जो उनको संतुष्ट कर सके। तो मैंने फिर छंद गीतिका बोधनी नाम की एक छोटी पुस्तक निकाली, जिसमें संक्षेप में मिल जाएगा। और इस समय अंत में एक छंद विज्ञान के नाम से हमारी पुस्तक निकली है, जिसमें छंदबद्ध काव्य की सभी विधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा है। और उसमें मैंने छंद के 2 रूप दिए हैं। वो उसका नाम है छंद विज्ञान। पहली बार किसी ने छंद को विज्ञान के रूप में शायद देखा हो, या हो सकता कोई इससे पहले देख चुका हो, मैं नहीं कह सकता। तो मैंने छंद को एक विज्ञान के रूप में देखा है, और उसके एक भाग में छंद के सैद्धांतिक पक्ष को रखा है, और पुस्तक के दूसरे भाग में छंद के अनुप्रयुक्त भाग को रखा है। और अनुप्रयुक्त भाग में छंदबद्ध जितनी विधाएं हैं, सबके बारे में चर्चा की है। ये हमारी पुस्तकें लोगों को सदैव पढ़ने की प्रेरणा देती हैं, और उनकी ओर से जो प्रतिक्रिया मिलती है, उससे मुझे संतोष होता है कि ये उनके लिए उपादेय हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही, और मैं समझता हूं कि जो युवा काव्य लेखन या छंदबद्ध कविता सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये पुस्तकें बहुत काम आ सकती हैं। तो नीरो जी, हम आपसे बात का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं आपकी पसंद का एक और प्यारा सा गीत। रेडियो जंक्शन है आपका सच्चा हमसफर, जो आपके बिजनेस को पहचान दिलाए हर घर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, या हो ऑनलाइन व्यापार, पहुंचेगा 7 समंदर पार, क्योंकि रेडियो जंक्शन पर होगा वर्ल्ड वाइड प्रमोशन। लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। अपने इंस्टीट्यूट, संस्था या बिजनेस के कमर्शियल विज्ञापन हेतु आप मेल कर सकते हैं radiojunction@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9918002012 पर। रेडियो जंक्शन है आपका सच्चा हमसफर। ख्वाबों को पंख लगाता, हुनर को मंच दिलाता, मेरे सपने अब एक रंग है, संस्कारों की बात बताता, भूले बिसरे गीत सुनाता, अनकही दास्तानों का सफर, सबका प्यारा हमसफर। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, जो दूर करे टेंशन, सिर्फ रेडियो जंक्शन। लो फिर याद आ गई। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर, लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन।
ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे। ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे। ये हवा तो चली सांस ले हर कोई, घर किसी का उजड़ जाए आंधी में तो ये हवा क्या करे। घटा छा गई, ये घटा तो उठी प्यास सब की बुझे। आशियां पे किसी के गिरी बिजलियां तो ये घटा क्या करे। ये शमा तो जली रोशनी के लिए। दे जवाब पूछता हूँ मैं सब से, कोई दे जवाब। ना खुदा की भला क्या खता है जनाब, ना खुदा लेके साहिल की जानिब चला। डूब जाए सफीना जो मंझधार में तो ना खुदा क्या करे। ये शमा तो जली रोशनी के लिए। वो जो उलझन सी तेरे ख्यालों में है, वो जो उलझन सी तेरे ख्यालों में है, वो इशारा भी मेरे सवालों में है। ये निगाह तो मिली देखने के लिए, पर कहीं ये नजर धोखा खा जाए तो ये निगाह क्या करे। ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे। बहुत ही प्यारा गीत था। निश्चित रूप से हम सभी उसी में खो गए, इतना प्यारा गीत। और आपकी पसंद भी
आपकी रचनाओं की तरह ही बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो हम लौटते हैं अपनी चर्चा पर। हमारे साथ नीरो जी जुड़े हुए हैं। तो नीरो जी, हम जानना ये चाह रहे हैं, हमने कविता लोक की बात की, तो कविता लोक जैसे कि मुझे जो सूचना मिली, सूचना मैं यहाँ पर बार बार प्रयोग इसलिए कह रहा हूँ, जो कि लोगों के व्यूज थे, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी, उनके आधार पर ही मैं ये बात कह रहा हूँ। तो कई सारी ऐसी जानकारियां जो हमें मिली, हमने आपसे उन पर बात की। एक जानकारी ये भी है कि कविता लोक के माध्यम से आपके पूरे देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी कई सारे शिष्य हैं जो कि कविता आपसे, कविता लोक के माध्यम से सीखे हैं और आज कहीं न कहीं किसी न किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर आपको उनमें से कुछ नाम गिनाने को कहे जाएं तो आप किनका नाम गिनाएंगे, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं स्वयं सबका शिष्य हूँ। जी, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया कि ये मेरा व्यू नहीं है, ये जो हमारे श्रोता हैं या जहां से भी हमने जानकारियां इकट्ठा की हैं उनके ये विचार हैं। चलिए, अच्छा है। हर व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मेरे भी अपने विचार हैं कि मैं कविता का विद्यार्थी हूँ और कविता लोक एक गुरुकुल है जिसकी उप कुलपति या कुलपति माँ शारदा हैं, माँ सरस्वती हैं, और उन्हीं के संरक्षण में सभी लोग सीखने सिखाने का कार्य संपन्न करते हैं और उसमें सहभागिता मेरी भी रहती है। इस कविता लोक के माध्यम से ये मुझे वास्तव में बड़ी प्रसन्नता मिली कि देश के कोने कोने से लोग जुड़े और फेसबुक के जुड़ाव को लोग अक्सर कहा करते हैं ये हवाई है, आकाशीय है जी, लेकिन मैंने देखा कि वो संबंध जब धरातल पर उतरे तो इतने चमत्कारी कि जिसका कोई उदाहरण दूसरा मिलेगा नहीं। आप नाम लेने की बात कह रहे थे, तो कविता लोक के सदस्य हरियाणा के तिलक जैन जी, गुमनाम कवि जी और डॉक्टर चंद्रशेखर जी, इन 3 लोगों ने मिलकर कविता लोक का भव्य आयोजन किया हरियाणा के हिसार में जी। और वो आयोजन ऐसा था जिसमें देश के कोने कोने से लगभग 6 दर्जन से अधिक कवि आकर के सम्मिलित हुए और एक दूसरे से मिले। कल्पनातीत कार्यक्रम था। ऐसे ही कार्यक्रम अन्य कई लोगों ने कराए, सबका उल्लेख अलग अलग हम कहां तक करें जी। नाम का उल्लेख कर सकते हैं। जयपुर राजस्थान की डॉक्टर साधना जोशी प्रधान जी, सुल्तानपुर के अवनीश त्रिपाठी जी और मनकापुर गोंडा के धीरज श्रीवास्तव जी। उनको इस बात का श्रेय प्राप्त है कि कविता लोक जो फेसबुक का समूह था उसके लोगों को अपने एक साहित्यिक मंच के द्वारा सबसे पहले धरती पर मिलाने का कार्य किया और वो धरती मनकापुर की थी। क्या बात है। ये क्रम बराबर चल रहा है और ये मुझे आश्चर्य होता है कि आजकल न कोई किसी के लिए धन खर्च करने को तैयार होता है, न समय देने को, लेकिन कविता लोक के नाम पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद जो कार्यक्रम हो सकते हैं वो कार्यक्रम हंसते हुए, प्रसन्नता पूर्वक और बड़े ही खुले हृदय से लोग निरंतर कराते चले आ रहे हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कभी कि अगला कार्यक्रम क्या होगा, और वो हो जाता है, उसकी सारी व्यवस्था हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कविता लोक विश्वविद्यालय की कुलपति माँ सरस्वती हैं जो स्वयं सारी व्यवस्था करती रहती हैं। बहुत सुंदर। तो निश्चित रूप से मैं हमारे सभी श्रोताओं को बता दूं कि कविता लोक एक फेसबुक से प्रारंभ हुआ ग्रुप था जो कि आज जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है और पूरे देश में अपनी पताका फहरा रहा है काव्य के क्षेत्र में। तो नीरो जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे नवोदित रचनाकार हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे, कैसे वे छंदबद्ध कविता की ओर रुख कर सकते हैं या कैसे सीख सकते हैं छंदबद्ध कविता? हम इस पर कुछ अवश्य कहना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे इस कविता लोक में एक मनोज मानव जी हैं जी, जो ये बात मुझे तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो स्वयं ही इतनी बार कह चुके हैं, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, कि कविता लोक में आने के पहले उनको
कविता के शिल्प के बारे में जो जानकारी थी वो ना के बराबर थी। और कविता लोक में रहते हुए उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया कि उनकी 2 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से एक गीतिकाओं का संग्रह है गीतिकामृत, अनेक हिंदी छंदों पर आधारित गीतिकाएं हैं, और दूसरा उनका गीतिका संग्रह है जो विश्व का एक कीर्तिमान है जी, उसका नाम है छंदानुगामिनी। उसमें वर्णिक छंदों पर आधारित गीतिकाएं लिखी गई हैं और उसका संग्रह है। यह अपने में विश्व का कीर्तिमान है। मेरी दृष्टि में अभी तक ऐसी कोई कृति नहीं निकली है जिसमें वर्णिक छंदों पर आधारित गीतिका लिखी गई हो जी। और उन मनोज मानव ने, जैसा कि हमने अभी कई नाम लिए, अपने यहाँ 2 भव्य आयोजन कराए हैं अखिल भारतीय स्तर के, जिसमें भी देश के कोने कोने से लोग आए और खास तौर से कविता लोक के सदस्य आए, पूरा परिवार एकत्रित हुआ और मिला। तो ये उपलब्धि जो है ये कैसे हुई, इसका आधार यही है कि कविता सभी लोग अनुकरण से सीखते हैं। किसी को गाते हुए गीत हम सुनते हैं तो मन गुनगुनाने लगता है, और उस गुनगुनाहट को दिल में हृदय में बसा करके उसी लय पे कुछ कहने लगे तो कविता करने के रास्ते पे आप चल पड़ेंगे। वो चाहे अशुद्ध बने चाहे शुद्ध बने, लेकिन अनुकरण से ही सबसे पहले कविता बनती है। और जब वो कविता बनने लगे तो उसको निखारने के लिए, संवारने के लिए, परिमार्जित करने के लिए हमको एक व्याकरण की आवश्यकता हो। तब हमको धीरे धीरे आवश्यकता होती है कि हम शिल्प को समझें, छंद को समझें, तुकांत को समझें, और जो भी छंदबद्ध कविता के तत्व हैं उनको समझें, तो हमारी कविता में निखार आता जाता है। और इसी आधार पर हमारे कविता लोक के तमाम सदस्य, जिनमें एक मैं भी हूँ, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि मेरी विचारधारा के जो लोग हैं वो जीवन की अंतिम सांस तक सीखते ही रहेंगे। बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया है। तो चलते चलते आपकी कुछ रचनाएं हो जाएं जो कि हम श्रोताओं के बीच छोड़कर जाएंगे। कहते हैं कि प्यास बची रहनी चाहिए, और वो प्यास निश्चित रूप से अगर बची रहती है, जगी रहती है, तो बार बार हमें सुनने के लिए, कविता सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो जो भी आप अपनी कविताओं में से, छंदों में से जो कुछ भी सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को, जाते जाते स्वागत है आपका। एक मुक्तक सुनाना चाहूंगा पहले कि शब्द से सत्य को मैं छलूंगा नहीं, तालियों के चषक में ढलूंगा नहीं, ओ क्षमा मैं पतंगा नहीं गीत हूँ, ओ क्षमा मैं पतंगा नहीं गीत हूँ, ख्याति की ज्योति में मैं जलूंगा नहीं, ख्याति की ज्योति में मैं जलूंगा नहीं। एक गीत सुनाना चाहेंगे जी, स्वागत। इसमें जहाँ पर नए प्रतीक विधान का अभियान चल रहा है आजकल, खासतौर से नवगीत के माध्यम से, वहाँ पर मैंने वर्तमान परिवेश की बातों को पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से कहने का एक प्रयास इस गीत में किया है। प्रस्तुत है गीत, सुनिएगा। सीता सीवामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, क्या बात है। सीता सीवामा चाहो तो, सीता सीवामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, करना है यदि राज ताज तो कांटों का धरना होगा, राम तुम्हें बनना होगा। पंक्तियां सुनिए। स्वागत। अर्चन सुमन चयन करने जब जाए तरुण सदाचारी, अर्चन सुमन चयन करने जब जाए तरुण सदाचारी, पलकन डगर बुहारे कोई लोल लोचनी सुकुमारी, लोल लोचनी सुकुमारी, किंतु वरण करने के पहले, किंतु वरण करने के पहले धनु भंजन करना होगा, सीता सी
वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, राम तुम्हें बनना होगा। और उन्हीं पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से एक बात आप तक पहुंचा रहा हूं जी कि तिनके जोड़ जोड़ जब पर्णकुटी बन पाएगी, तिनके जोड़ जोड़ जब पर्णकुटी बन पाएगी, तो छल से कोई शूर्पणखा आग लगाने आएगी, आग लगाने आएगी। क्या बात। काम अनल चंदन करने का संयम बल रखना होगा, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, राम तुम्हें बनना होगा। रामायण का जो मारीच का प्रसंग है, उस प्रसंग से मैंने एक संदेश निकाला है। देखिए, मृग कंचन का मोह प्रिया से, मृग कंचन का मोह प्रिया से दूर खींच ले जाए तो है क्या दोष भाग्य का फिर जो रावण सिया चुराए तो, रावण सिया चुराए तो। एक चूक की खातिर जीवन भर आहें भरना होगा, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, राम तुम्हें बनना होगा। और गीत का अंतिम स्पर्श है, समझौतों पर टिकी जिंदगी जैसे कोरी तुकबंदी। क्षमा करें, अपने बिने हुए जालों में अपने आप हुई बंदी, समझौतों पर टिकी जिंदगी जैसे कोरी तुकबंदी, जैसे कोरी तुकबंदी। जीवन को रामायण जैसा, जीवन को रामायण जैसा सरल काव्य करना होगा, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, राम तुम्हें बनना होगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश सजोए हुए एक प्यारा सा गीत हमने आपसे सुना और बहुत ही सुंदर मुक्तक, छंद, सभी विधाओं में आपने अपनी बहुमुखी रचनात्मक प्रतिभा को दर्शाया। और मन तो नहीं कह रहा है, हमारा मन तो यही कर रहा है कि आपसे बात करते जाएं और बहुत सारी बातें करें, लेकिन समय की कुछ पाबंदियां हैं। उन पाबंदियों को ध्यान रखते हुए हम आज आपसे विदा चाहेंगे और श्रोताओं को इसी वादे के साथ छोड़े जाएंगे कि हम एक बार फिर आपसे साक्षात्कार के रूप में जुड़ेंगे और आपसे और अधिक छंदों के बारे में जानेंगे और अधिक छंदों के विषय में हमारे श्रोताओं को जानकारी दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी धन्यवाद और आपके इस लोकप्रिय चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं को हम इस प्यारे से गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल हमारे इस साक्षात्कार कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है,
खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। दिन डूबा नहीं रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। ओ दिन डूबा नहीं रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो। नूर आ गया। गीतों गजलों से सजेगी महफिल, कहानी किस्से होंगे स्मृतियों का आधार, लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, शब्दों की खेल, शब्दों की संस्कृति, शब्दों की अदा, शब्दों की फिजा, या कहें शब्दों की बहार, लेकर आएंगे साहित्य के फनकार। साहित्योत्सव होगा धुआंधार। सुनते रहिए साहित्य के हर रंग से सजा कार्यक्रम साहित्य के रंग, शाम 4 बजे रेडियो जंक्शन पर।